दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होते हुए भी कनाडा की पॉपुलेशन हमारे इंडिया के झारखंड स्टेट से भी कम है। जबकि कनाडा में झारखंड जैसे 125 स्टेट समा जाएंगे फिर भी कनाडा के जितना साइज नहीं होगा। कनाडा की करंट पॉपुलेशन 3 करोड़ 82 लाख लोगों की है, जो कि हमारे दिल्ली से बस थोड़ी सी ही ज़्यादा है। कनाडा का साइज इतना बड़ा है कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द 2 कंट्रीज में आता है जिसकी कोस्ट लाइन वेस्ट में पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशन से टच करती है। यहाँ तक कि अगर हम कंपेयर करें तो कनाडा का साइज ऑलमोस्ट बराबर है पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के। तो आखिर क्यों एक ऐसा देश जो कि पूरे वर्ल्ड का 6.1% हिस्सा कवर करता है आज लगभग 90% खाली पड़ा है? तो क्या ही कारण हो सकता है कि इतना बड़ा देश कि जिसमें खुद 3 इंडिया पूरी तरह समा जाए पर पॉपुलेशन बस झारखंड जितनी? कनाडा के खाली होने का रीज़न जानने से पहले ये देखते हैं कि आखिर में कनाडा में लोग रहते कहाँ पे हैं। अगर हम कनाडा की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो हमें दिखेगा कि कैसे मोस्ट ऑफ द कैनेडियन पॉपुलेशन यूएस बॉर्डर के साथ इस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के पास रहती है। ये जो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है जिसको 49th पैरेलल भी कहते हैं, इसको अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो हमें दिखेगा कि कैसे मोस्ट ऑफ द कैनेडियंस तो यूएसए में ही रहते हैं, बट ये सभी लोग कनाडा के एकदम एक्सट्रीम साउथ में क्यों रहते हैं? तो अपना पूरा फोकस अब इस वीडियो पर डाल दीजिए, क्योंकि कनाडा के एम्प्टी होने का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है बल्कि काफ़ी सारे रीजंस हैं जिन्हें एक एक करके हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे ऑब्वियस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो शायद आपने गेस भी कर लिया होगा। इट्स कोल्ड। कनाडा इज़ कोल्ड लाइक इट्स रियली कोल्ड। मोस्टली जो कनाडा का पार्ट है वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में पड़ता है और यहाँ पे विंटर्स बस एक सीज़न ही नहीं है बल्कि ये मानो कि विंटर्स यहाँ पे एक आपका वे ऑफ लाइफ ही है। कनाडा के इस नॉर्थन पार्ट का टेम्परेचर जनरली -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और स्नोफॉल भी यहाँ इतनी होती है कि आप यहीं पे इग्लू बना के रह सकते हो, तो घर बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो इन कंडीशंस के चलते आप खुद सोचो कि कोई ऐसे इस नॉर्थन पार्ट में कैसे रह सकता है। और सिर्फ कोल्ड की ही बात नहीं है, यहाँ की विंटर्स अपने साथ लाती हैं डार्कनेस जो कि महीनों के लिए 24-24 घंटे तक लास्ट करती हैं। पर ये कोल्ड बस पजल का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि जो कनाडा की ज्योग्राफी है वो कनाडा की एम्प्टीनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कनाडा का आधे से ज़्यादा लैंडमार्क कैनेडियन शील्ड से कवर्ड है। अब ये कैनेडियन शील्ड क्या है? कैनेडियन शील्ड एक एरिया है जो कि कनाडा का मोस्ट ऑफ द हिस्सा कवर करता है, ईस्टर्न पार्ट से नॉर्थन कनाडा तक। एंड यहाँ पे मोस्टली रॉकी सरफेसेज हैं एंड सॉइल का प्रेजेंस ना के बराबर है। सो यहाँ कोई एग्रीकल्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ खेती करके इंसान अनाज ही नहीं उगा सकता तो वहाँ क्या ही रहेगा। कैनेडियन शील्ड के अंदर आते हैं घने जंगल, काउंटलेस लेक्स और काफ़ी रगेड टेरेंस, मतलब वो अनइवन एरिया जो कि पूरी तरह कवर्ड है रॉक से और बहुत ही कम पेड़ पौधों से। कनाडा का ये पार्ट दिखने में बेशक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट रहने लायक बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आता है कनाडा का आर्कटिक टुंड्रा। ये एक वास्ट ट्रीलेस रीजन है जहाँ पे कि लैंड परमानेंटली फ्रोजन ही रहता है। इसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं और ऐसी जगह पे कुछ भी बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाउसेस, रोड्स, पाइपलाइंस, इतने टफ कंडीशंस में कुछ भी बिल्ड कर पाना मुश्किल के साथ साथ काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, बट क्या किया नहीं जा सकता? तो चलते हैं हमारे अगले रीज़न पे जो कि है कनाडा के हिस्टोरिकल सेटलमेंट को लेके। तो समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब यूरोपियंस पहली बार कनाडा आए थे तो उनकी सेटलमेंट नेचुरली ही साउथ की रीजन में हुई थी बिकॉज ऑफ बेटर क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल और यहाँ पे पानी की भी कोई कमी नहीं थी। तो जैसे जैसे ये सेटलमेंट बढ़ी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा। रोड्स, रेलवेज, टाउन, सिटीज़ सबका डेवलपमेंट सदर्न साइड में ही हुआ और समय के साथ साथ ये एक पैटर्न ही बन गया। ज़्यादातर लोग साउथ की साइड ही आके बसने लगे और साउथ में डेवलपमेंट भी बढ़ने लगा, जिससे कि न्यू सेटलर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया। और इसी कारण से नॉर्दर्न रीजन ज़्यादातर अनटच्ड ही रहा, क्योंकि जब आपको बना बनाया शहर मिल रहा है तो आप क्यों खुद से नया शहर बसाएंगे। तो उस टाइम किसी ने भी नॉर्थ की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अब एक बार फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दिन पे और अभी तक ये सेम पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। कनाडा की इकोनॉमी हैविली कंसंट्रेट हो चुकी है इसके अर्बन सेंटर्स पे जो कि पूरी तरह से सदर्न रीजन में लोकेटेड हैं। इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस सब यहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। पर जो नॉर्थ है वो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में लाइक ऑयल, गैस, मिनरल्स, बट ये रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना बहुत कॉस्टली है। ये नेचुरल रिसोर्सेज कनाडा के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं बट इनकी वजह से लोग नॉर्थ में जाके रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो काम है बहुत सीजनल काम है और इन कामों के लिए वर्कर्स को नॉर्थ में भेजा जाता है और वापस लाया जाता है, ना कि पूरी फैमिली के साथ वहाँ सेटल किया जाता है। क्योंकि वहाँ सेटलमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए
लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल्स, वो बहुत लिमिटेड है, जिससे कि वहाँ रहना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अब हम एक बार फ्यूचर की तरफ रुख करते हैं। क्या कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में कभी पॉपुलेशन का बूम आएगा? वेल, कनाडा नॉर्थ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट कर रही है इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए, बट चैलेंजेस काफ़ी हैं और प्रोग्रेस काफ़ी स्लो। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्त। सो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से इतना बड़ा देश कनाडा आज लगभग पूरी तरह से खाली पड़ा है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे एज एन एडवेंचरर, या फिर एज अ सिटी ड्वेलर आप सदर्न पार्ट को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? और अगर आप जानना चाहते हैं कि सभी अरब कंट्रीज़ के फ्लैग एक जैसे क्यों दिखते हैं, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो।